आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे अगले वक्ता हैं पटना से श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी, और ये जो है इन्हें भाषा प्रेम के संस्कार तो पहले से ही मिले हैं, अपने पिता से मिले हैं। आप जानते होंगे इनके पिता जगदम्बी प्रसाद यादव जी जो 15 वर्ष तक लोकसभा के सांसद रहे और संसदीय राजभाषा समिति के माध्यम से इन्होंने देश में भाषाओं के लिए बहुत काम किया। यादव जी राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन राजनीति के मंचों पर भी भाषा की बात करते हैं। ये इनका भाषा प्रेम है। मैंने अनेक मंचों पर इनको राजनीति के मंचों पर भाषा के लिए लड़ते देखा है। और एक और बात इनके बारे में बताऊं कि जो विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है, उसके प्रस्तावक भी यादव जी थे। आज जब ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें क्या संभावनाएं और क्या आशंकाएं हैं, वे हमारे सामने रखेंगे। वीरेंद्र कुमार यादव जी, पटना से। सभी विद्वतजन को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं, और खासकर गुप्ता जी को इस आयोजन को आयोजित करने के लिए वैश्विक हिंदी सम्मेलन परिवार का भी अभिनंदन करता हूं। और एक अच्छा संयोजन शुरुआत किया गया है। तो जब मैं तो हिंदी की बात करता रहता हूं, लेकिन आज कुछ तकनीकी शिक्षा नीति में हिंदी की बात करना है, हमारी भाषा की बात करना है और भारतीय भाषाओं की बात करना है। जैसे वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा नीति में हिंदी माध्यम, मातृभाषा या बोली को, स्थानीय भाषा को के प्रति गंभीरता दिखाई है। इससे भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो मुझे लगता है कि माध्यमिक माध्यम में भी हिंदी लेंगे तो आगे वो अंग्रेजी माध्यम नहीं ले पाएंगे। इस तरह से ऐसी संरचना रची गई है, मूल रूप से अंग्रेजी राज को जो समाप्त करने का है, उसमें एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, जो एक स्वागत ये है और बहुत ही क्रांतिकारी है। लेकिन इसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगी, कितनी कड़ाई से होगी, किस तरह से लागू की जाएगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है। नई शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर से भारतीय भाषाओं को शिक्षा देने की बात करती है। और मैं थोड़ा सा दृष्टांत को बदलते हुए कि शिक्षा नीति का जो आधुनिक भारत में 1835 में लॉर्ड मैकेले के द्वारा शुरू की गई, और भारत में शिक्षा नीति दूसरी बार 1854 में हंटर आयोग ने शुरू की। और मैं बताना चाहता हूं कि उस समय भी प्राथमिक स्तर में स्थानीय भाषाओं का महत्व था, और उसके बाद आजादी तक इसी प्रकार चलती रही। उस एक बार 1937 में जब कांग्रेस की प्रांतीय सरकार बनी, तो उसमें हमको लगता है कि इसको सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार अब तुरंत काल में समाप्त हो गई, तो इसको करा नहीं जा सका। फिर आजादी के बाद नेहरू के जमाने में 1956 में इसकी शुरुआत की गई, और उस समय भी त्रिभाषा फार्मूला आई, लेकिन नेहरू जी शिक्षा नीति नहीं बना पाए। और पहली बार शिक्षा नीति दौलत सिंह कोठारी आयोग के नेतृत्व में बनाया गया, और जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और मुझे लगता है कि उस समय मौलिक पुनर्संरचना की बात की गई थी, और हिंदी के प्रचार प्रसार और त्रिभाषा फार्मूला को पहली बार अधिकृत रूप में उनके समय हुआ। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय में हुई, जिन्होंने समूल रूप से खासकर कमजोर वर्गों को हर शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो मुक्त विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले गए। इस नीति में भी जो भी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6% खर्च करने की बात की है, तो पहली बार उस समय भी ये बात की गई थी। तो मैं समझता हूं कि 1992 में नरसिंह राव के समय में शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ, और प्रोफेशनल और तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए परीक्षाएं अनिवार्य की गई। और उसी दौर में शिक्षा के मामले में पहली बार निजीकरण की शुरुआत हुई। और आज
जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो अब तक जो है शिक्षा नीति, शिक्षा का निजीकरण का दायरा बहुत व्यापक हो चुका है। बीते 3 दशकों के कॉर्पोरेटीकरण में भारतीय शिक्षा के आग्रह को अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत और जुनून ने लगभग दफन कर दिया है। दरअसल यहाँ एक बात मैं साझा करना चाहता हूं कि एक तरफ देसी जबान में प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी तरफ शिक्षा का निजीकरण, तो ये दोनों बातें जो है परस्पर विरोधी बातें हैं। तो नई शिक्षा नीति इस विरोधाभास को तोड़ने का शायद ही कोई उपाय सुझा रही है। तो नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को जो महत्व दिया है, इसकी चर्चा मैंने पहले की, लेकिन इसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उससे भी कुछ विद्वानों बहुत सालों से इस चीज में जुड़ा रहा हूं। क्या गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोलिए। मैं एक दो यदि हम चाहते हैं कि 6ठी कक्षा तक बच्चे मातृभाषा में पढ़ लें, तो 8वीं कक्षा में फिर अंग्रेजी से कैसे निपटेंगे? और एक बात जो मुझे आशंका करती है कि अखिल भारतीय नौकरियों के कर्मचारियों के बच्चे, उनके माता पिता का तबादला अगर होता है तो क्या करेंगे? प्रांत जब बदले जाएंगे तो क्या उनकी पढ़ाई का माध्यम भी बदलना होगा? यदि उनकी मातृभाषा में पढ़ने वाले 5-10 छात्र भी नहीं होंगे तो उनकी पढ़ाई का माध्यम क्या होगा? क्या उनके आगे की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होगी? क्या BA, MA और PhD अपनी भाषा में कर सकेंगे? क्या यह इंतजाम इस शिक्षा नीति में दी गई है? और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि क्या ऊंची सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां भारतीय भाषाओं के माध्यम से मिल सकेंगी? क्या भर्ती के लिए अंग्रेजी अनिवार्य होगी? यदि हाँ, तो माध्यम का यह अधूरा बदलाव क्या निरर्थक सिद्ध नहीं होगा? तो पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में, प्रादेशिक भाषा में या राष्ट्रीय भाषा में हो, और नौकरी का रुतबा और वर्चस्व का माध्यम अंग्रेजी हो, तो लोग अपने बच्चे को किस भाषा में क्यों पढ़ाएंगे? वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट भेजना शुरू करेंगे। और कई अभी कोई वक्ता बता रहे थे कि राज्य सरकारें अपनी चलाएंगी, निश्चित रूप से चलाएंगे कि शिक्षा तो संविधान की समृद्धि सूची में है, तो अपने बच्चे को बड़े ओहदे पर करने के लिए वो हिंदी या भारतीय भाषाओं के ऊपर करेंगे। इसका भी एक निदान करने की आवश्यकता है। और आज जो समान शिक्षा की बात है, 50% बच्चे लोग निजी विद्यालय में क्यों पढ़ते हैं? तो इसमें मैं बराबर कहा करता हूँ कि इसमें सरकार का नीतिगत दोष है, क्योंकि हम अंग्रेजी को शिक्षा से, दीक्षा से, परीक्षा से, नौकरी से, सम्मान से, पैसा से, प्रतिष्ठा से जोड़े हुए हैं। तो जब तक हम इस भारतीय भाषाओं का विकल्प उच्च शिक्षा में नहीं देंगे, जो कि ये शिक्षा नीति चूक गई है, इसमें ये सुधार होना चाहिए था कि ताकि गंगोत्री की जो गुप्ता जी कहा करते हैं कि हम गंगोत्री को शुरू से करेंगे, शुरू के बच्चे पढ़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जब ऊपर से आएंगे गंगोत्री तभी नीचे तक जाएगी। इसलिए मैं इस चीज को निश्चित रूप से सरकार से उठाता रहता हूं। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये 2% दा अंग्रेजी दा वर्ग जो है, ये सभी नीति में शामिल होते हैं। इसमें बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े न्यायविद के लोग, ये सारे होते हैं और नहीं चाहते हैं कि भारतीय भाषाएं सत्ता की भाषा बने, क्योंकि इनके शक्ति को मिलता है और इस आधार पर ये शासकीय सेवा में शामिल होते हैं और समानता की जो बात होती है उसको वो खत्म करने की बात करते हैं। और सबसे अंतिम खतरा की बात है, यह शिक्षा नीति विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में जमने की छूट दे रही है। ये विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय में क्या हीनता की गंती पैदा नहीं करेंगे? क्या ये अंग्रेजी के वर्चस्व को नहीं बढ़ाएंगे? और अभी हम अन्य राष्ट्र अफगानिस्तान, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका की तरह हम भी अपने उच्चतम शिक्षा, शोध और नौकरियों का माध्यम स्वभाषा रखें तो निश्चित रूप से भारत शीघ्र महाभारत बन जाएगा। और प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि नई शिक्षा नीति नए भारत का नींव रखेगी और किसी नीति की सफलता तभी है जब व्यवहारिकता की कसौटी पर खड़ी उतरे। आज एक मजबूत, ईमानदार नौकरशाही की जरूरत महसूस की गई है और यही जरूरत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कारगर सिद्ध होगी।
और शिक्षा और नौकरी दोनों में सरकार की प्राथमिकता प्रतिबिंबित होनी चाहिए। और अंत में एक बात करके समाप्त करना चाहूँगा मैं कि मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति का सदस्य हूँ और मैं विदेशों में भी प्रचार प्रसार करने जाता हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि विदेशी विश्व हिंदी सम्मेलन हमसे पूछ बैठे कि यादव जी आप तो विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने चले आए हैं, तो भारत में इसकी गति इतनी शिथिल क्यों है? तो हम क्या जवाब देंगे? जब तक भारत में हिंदी नहीं होगी या भारतीय भाषा नहीं होगी तो विश्व में हिंदी कैसे हो सकती है? आज निश्चित रूप से हिंदी को भाषा, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। तभी हम कह सकते हैं कि भारत के आंगन में नवान का उत्सव होगा और हिंदी का तुलसी दल पल्लवित होगा। और एक जो इस शिक्षा नीति में जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, बस एक मिनट, जो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा 348 धारा के तहत निर्धारित किया गया है, इसको 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सरकार के पास प्रस्ताव पारित करके संशोधन करने को दिया गया है। तो अगर इसको संशोधित करके सरकार अध्यादेश पारित कर देती तो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा और संसद जो विधि पास करती है, अगर इसकी भाषा हिंदी हो जाती तो मैं समझता हूँ कि सचमुच मामले में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती वो भारतीय भाषाओं को कल्याण के लिए होता। और ये सुझाव हम लोगों ने सरकार को दिया भी है। अगर सरकार फिर इस पर अगर कुछ करती है और जब पारित करने लगती है तब इसको जोड़ती है तो बहुत ही सार्थक पहल होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आयोजन करने के लिए गुप्ता जी को और अन्य विद्वजन को। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सही बात कही। जब तक संसाधनों की ढलान अंग्रेजी की तरफ रहेगी तो किस प्रकार से हिंदी जो है वो आगे या भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेंगी। तो जरूरत तो ये है कि संसाधनों की ढलान जो है वो भारतीय भाषाओं की तरफ जानी चाहिए। बहुत सही बात कही उन्होंने। इसके बाद हमारे बीच में अम्बाला से